Hello guys, welcome all of you to your channel Dubey Academy. I Vikas Dubey start lecture 2 of chapter 2 units and measurement of class 11th NCERT physics. If you have not seen our previous lecture 1, then please see it. The link is here for better understanding of this chapter. So guys, in previous lecture we have discussed about different types of units and methods of measurement. Today we will study following topics. The topics are accuracy, precision of instrument and errors in measurement. After that we will study about absolute error, relative error and percentage error. And after that we will study about combination of errors जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर इंक्लूड रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. देखिए गाइज, देखिए मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट इसके बिना पॉसिबल है? अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो मेजरमेंट उसका एक बेसिक होता है. बिना बेसिक के हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट का हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे. सो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्लियर टू ऑल? तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. मेजरमेंट के बिना हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. लेकिन मेजरमेंट किससे पॉसिबल होता है, किसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं कोई टास्क दे दूं, जैसे कि मैं आपकी बुक है, मैं उस बुक की आपको लेंथ नापने को दे दूं, या कोई टेबल है जिसका मैं आपको लेंथ मेजरमेंट करने के लिए दे दूं, तो आप क्या करोगे? एक सिंपल स्केल का यूज करोगे या इंच टेप का यूज करोगे और आप उसका लेंथ मुझे मेजरमेंट करके बता दोगे. मे बी जनरल ऐसा यूनिट इच मीटर में आप बताओगे, और हो सकता है आप कन्वर्ट करके मुझे फिट में या सेंटीमीटर में आप मुझे बताएं, तो वो एक कन्वर्जन का एक अलग मैटर है. लेकिन कोई भी मेजरमेंट जब आप करते हो और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप वो मेजरमेंट करते हो, तो डेफिनेटली उस इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है. यानी कि एवरी मेजरमेंट दैट इज टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी. यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेजरमेंट करते हो तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक अनसर्टेनिटी या एक लिमिटेशन होता है, और इस अनसर्टेनिटी या लिमिटेशन की वजह से उसमें एरर आता है. तो दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर. यानी कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी वाइल मेजरिंग, और दिस अनसर्टेनिटी लिमिटेशन इज कॉल्ड एरर. उसको एरर बोला जाता है. तो एरर डेफिनेटली आपका आता है. तो उस एरर को हम रिजॉल्व कैसे करें, एरर को हम कैसे उसका हम टाइप्स पढ़ें, और कितना एरर आया उसको हम कैसे उसको हम कंक्लूड करें, कैसे उसको हम समझें. तो आज के लेक्चर में हमारा जो टोटल जो फोकस रहेगा वो एरर के ऊपर रहेगा. जो है क्लियर टू ऑल? तो अब एरर क्यों आ रहा है, किसी भी मेजरमेंट में एरर क्यों हो रहा है? तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि अनसर्टेनिटी या लिमिटेशन. लेकिन ये लिमिटेशन किसकी वजह से? तो पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन मे बी दैट, पहला रीजन हो सकता है कि द स्किल ऑफ द पर्सन हु इज मेक्स द इंस्ट्रूमेंट. यानी कि जिस पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है वो उसने अपने प्रॉपर स्किल का यूज नहीं किया, या हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो, या हो सकता है वो ट्रेंड ना हो. जैसे कि किसी ने मीटर स्केल बनाया, जो जनरल जो स्केल आप यूज करते हैं, जैसे कि एक स्केल है, ये आपको दिख रहा होगा, प्लास्टिक का भी आता है स्केल, जो है स्केल का आप यूज करते हैं. तो हो सकता है कि इस स्केल को बनाने वाले ने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया हो, इस पर जो मार्किंग किया हुआ है वो प्रॉपर ना हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो मशीन से. तो इस तरीके से इसमें जो है एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी. या हो सकता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन ही हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट का वो लिमिटेशन ही हो, यानी कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो कि वो प्रॉपर मेजरमेंट कर पाए. कैसे? तो इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए ये आप एक पिक देखिए. आप देखिए, ये पिक आपको दिख रही है,
इस पिक में आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के नीचे मैं स्केल लगा के मेजरमेंट कर रहा हूँ। इस बुक की थिकनेस में मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो आप रीडिंग पर फोकस करिए जरा, स्केल के नीचे देखिए आप कि देखिए कितना रीडिंग दिखा रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये ना तो एग्जैक्ट 1.7 है और ना एग्जैक्ट 1.8 है, यानी कि 1.7 और 1.8 के बीच में आपको दिख रहा है। तो अब इसका आपसे मैंने पूछा कि इसका बताइए आप कितना इसका वैल्यू है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप मुझे? या देख ना तो वो 1.7 है एग्जैक्टली जो है, ना ही एग्जैक्टली 1.8 है, यानी कि इसके बीच का वैल्यू है। तो बीच का वैल्यू अब आप क्या होगा, सॉरी ये 1.8 है। यानी कि अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप जब स्केल को देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि 0 से लेकर के 1 तक बीच में 10 गैप हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि इससे आप मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर हम लिखेंगे, यानी कि मिनिमम हम इससे 0.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि 0.1 सेंटीमीटर क्या है इसका, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इसका एक रिजोल्यूशन या एक जनरल टर्म हम उसे लिखते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वर्ड मोस्टली यूज होता है फिजिक्स में, हर इंस्ट्रूमेंट में वर्ड यूज होगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, यानी कम से कम वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो स्केल का मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया आपका, मीटर स्केल का आपका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपने जो अभी जो मेजरमेंट देखा जिसमें आपने एक पर्टिकुलर बॉक्स का थिकनेस मेजरमेंट किया था जो ना तो 1.7 था ना 1.8 था, यानी कि इन दोनों के बीच में था। यानी कि अगर हम इसमें एरर की बात करें इस मेजरमेंट में जो हमने किया मेजरमेंट स्केल के थ्रू सिंपल मेजरमेंट किया, यानी कि उस मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर का एरर था। क्लियर? तो मीटर स्केल के थ्रू जब वो मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा 0.1 सेंटीमीटर का एरर आएगा। 0.1 पॉइंट है और प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि एक्चुअल मेजरमेंट से या 0.1 ज़्यादा होगा या एक्चुअल मेजरमेंट से 0 पॉइंट कम होगा। तो इसको ये लिखने का तरीका होता है प्लस माइनस बोथ साइन लगा करके हम लिखते हैं, यानी कि इतना इस मीटर स्केल का लिमिटेशन है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लिमिटेशन की वजह से हो रहा है, इसमें बनाने वाली की या जिसने उसको जो पर्सन है जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसकी गलती नहीं है, ये इस इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है। अगर हमें हायर एक्यूरेसी का रिजल्ट चाहिए, अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमें ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले ज़्यादा लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग 11th में फिजिक्स का, जैसे कि हमारा वर्नियर कैलिपर्स है ना, और भी एक हायर इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, ठीक है, इनका यूज करते हैं हम लोग। वो आप सीखोगे प्रैक्टिकल करेंगे आप। इनका लिस्ट काउंट इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है और इसका लिस्ट काउंट इससे भी 1/10 यानी 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए आप इनके कितने हाई रेजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि एक्यूरेसी के लिए बेटर रिजल्ट के लिए हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो लिमिटेशन की वजह से भी एरर आ जाता है जो है। क्लियर? एरर को डीपली एनालिसिस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। पहले हमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन को समझना पड़ेगा कि ये क्या है और किसको ये बिलोंग्स करते हैं। आई थिंक हैव यू हर्ड अबाउट बोथ द टर्म्स, आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि ये रिजल्ट बहुत एक्यूरेट है, ये प्रीसाइज है। तो ये क्या है, एक इसके बारे में बताते हैं, तो इनको हम पहले समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। देखिए सबसे पहले हम एक्यूरेसी को देखते हैं। एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी जनरली टेल्स अबाउट हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मैं इसको आप लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट। इट टेल्स हाउ क्लोज measured value is to the ट्रू वैल्यू। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि जिस वैल्यू का आपने मेजरमेंट किया वो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। सपोज करें 2 बॉयज हैं और एक बॉयज ने एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है जिसका
सपोज किया वैल्यू है 5.8, कोई भी उसका यूनिट आप लिख सकते हो यहाँ पे, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। और पहला जो पर्सन है, जो फर्स्ट बॉय है, उसने इसका मेजरमेंट किया इस क्वांटिटी का 5.6 मीटर, और सेकंड जो बॉय है उसने मेजरमेंट किया 5.7 मीटर। तो कौन सा रिजल्ट इस ट्रू रिजल्ट के, उस ट्रू क्वांटिटी की वैल्यू के नियर है? डेफिनेटली 5.7 इसके बिल्कुल नियर है। तो ये रिजल्ट कैसा हुआ? दिस रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट ओके एज कंपेयर टू बोथ द रिजल्ट। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो मेजरमेंट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, वो उसके कितने करीब है। अगर वो उसके ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नियर बाय है तो उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कि दैट रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का मतलब आपको समझ में आ गया। नाउ सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड जो टर्म है वो है प्रीसिशन। प्रीसिशन क्या है एक्चुअली? देखो पहले मैं बताऊं इसका आपको स्टेटमेंट। इट टेल्स अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट क्वांटिटी इज मेजर्ड। मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूं इसका स्टेटमेंट। इट टेल्स व्हाट रिजोल्यूशन यानी कि कितना लिमिट उसका है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, व्हाट लिमिट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड, अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब ये हुआ इसका, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है या कोई ब्रीथ है, कोई हाइट है, उसको आपको मेजरमेंट करना है। तो आपने उसका मीटर स्केल से मेजरमेंट किया, सपोज किया वो आपका आया 0.1 सेंटीमीटर। आपने उसका जो है सपोज किया इसी वैल्यू को आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, तो हो सकता है कि ट्रू वैल्यू हो सकता है इसका वैल्यू इतना ही आए, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आए, यानी कि इसकी एक्यूरेटी 1/10 है एज कंपेयर टू दिस। या हो सकता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इसका वैल्यू इतना आए। क्लियर? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट जिसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, जिसका लीस्ट काउंट, जैसे कि पहले मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना कम से कम मेजरमेंट किया जा सके उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मीटर स्केल का 0.1 होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन या उसका जो लिमिट है, जो उसका लिस्ट काउंट है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उससे बिल्कुल ट्रू रिजल्ट आएगा। या तो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को हम बोलेंगे कि दिस मेजरमेंट इज मोर प्रीसाइज और दिस इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रीसाइज। तो प्रीसीजन का मतलब होता है, प्रीसीजन आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन के बारे में बताता है कि जितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो मोर प्रीसाइज होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन। तो हमने एरर के बारे में कुछ जनरल टर्म्स पढ़ी। चलिए अब हम एरर का एनालिसिस करते हैं, एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जनरली एरर्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, यानी कि एरर्स देखिए जनरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। सिस्टमेटिक एरर्स, नंबर सेकंड रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स एक और है थर्ड कैटेगरी जिसे बोल सकते हैं, लेकिन जनरली मेन 2 ही हैं। थर्ड भी आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। थर्ड कैटेगरी लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। इस तरीके से इनको हम जनरली 2 या ब्रॉडली बोले तो 3 कैटेगरी में इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर को देखते हैं, बाकी का मैं मिटा देता हूं जिससे आपको ये क्लियरली विजिबल होगा और समझ में भी आएगा। देखिए सिस्टमेटिक एरर, द एरर दोज ऑक्यूर इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो एरर एक ही डायरेक्शन में होती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव होगी एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव की तरफ होगी, या नेगेटिव होगी। तो उस टाइप की एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का वैल्यू जो उसका ट्रू वैल्यू है उससे ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर पॉजिटिव एरर आएगी क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने जो मेजरमेंट किया वो ट्रू वैल्यू से कम है तो वहाँ पे कौन सी एरर आएगी? नेगेटिव एरर आएगी। यानी कि इस तरीके सिस्टम की वजह से हो रही हैं। यानी कि अगर कोई एरर केवल एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्लियर? अब सिस्टमेटिक एरर क्यों आती हैं? तो सिस्टमेटिक के एरर से आने का रीजन क्या है? नंबर पहला रीजन है imperfect डिजाइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजाइन ही इम्परफेक्ट हुआ है। सिंपल तरीके से इसको मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मीटर स्केल है, इस तरीके का मीटर स्केल है, छोटा भी आता है प्लास्टिक का। अगर इसका जो सपोज किया कि इसमें बीच में कोई एक लाइन मिस हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बनाने वाले ने इसमें गलतियाँ कर दी, इसमें बीच में कोई एक लाइन मिस हो गई, तो क्या होगा? इससे जब हम जो मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा एक लाइन ज़्यादा आएगा, यानी कि उसमें क्या हो गया? पॉजिटिव एरर आएगी। सिमिलरली किसी में एक जो है अगर बाई चांस बढ़ गया, बीच में एक लाइन बढ़ गई, बीच में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो क्या होगा? रियल वैल्यू से एक पॉइंट कम आएगा, इसका लिस्ट काउंट 0.1 होता है, तो उसमें नेगेटिव एरर आएगी। यानी कि हमेशा आती जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में आती जाएगी अगर इसका जो डिजाइनिंग है वो इम्परफेक्ट है। कभी कभी ये जनरल हो भी जाता है कि जैसे बच्चों के पास स्केल रहता है, काफ़ी लंबे समय से उसका यूज कर रहे होते हैं, तो आगे वाला जो पार्ट है वो टर्न ऑफ ख़राब हो जाता है, टूट जाता है या रब हो घिस जाता है जो है, तो क्या होता है कि आगे वाली लाइन हमको दिखती नहीं है, प्रॉपर जीरो विजिबल नहीं होता है, या वो घिसने की वजह से वो उसका ब्रेक हो जाता है वो। तो हम क्या करते हैं, उससे हम मेजरमेंट करते हैं तो वो हमेशा हम आगे लेते हैं कोई वैल्यू, तो उससे एरर आएगा। तो इस तरीके का जो एरर आ रहा है वो आपका इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन की वजह से आ रहा है। तो ये सिस्टमेटिक एरर के आने का रीजन हो गया इम्परफेक्शन इन डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली जैसे कोई पर्टिकुलर एक मीटर है जिससे हम करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें जो स्केल बना हुआ है जिसके ऊपर नीडल चलेगा, अगर वो स्केल ही प्रॉपर तरीके से ग्रेजुएटेड नहीं है, प्रॉपर लाइनिंग नहीं किया हुआ है, तो गलत रीडिंग दिखाएगा। तो इस तरीके का जो इम्परफेक्शन जो डिजाइनिंग में होता है उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर आता है। या कभी कभी जो सिस्टमेटिक एरर है वो इस वजह से भी आ जाता है। वो वजह क्या है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई पर्सन है वो एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक के बारे में स्किल्ड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे एक्सपेरिमेंट कब और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल उसको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है सराउंडिंग, लेकिन वो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए गया, एटमॉस्फेयर में तेज़ हवा चलने लगी या ह्यूमिडिटी बढ़ गई, अब वो मेजरमेंट करने में लगा हुआ है, तो क्या होगा? उसे ट्रू रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर मेजरमेंट करने के लिए ट्रेंड ही नहीं है, उसकी टेक्निक इम्परफेक्ट है, यानी कि वो इम्परफेक्शन उसमें नहीं है, तो उससे भी सिस्टमेटिक एरर आ जाएगी। या फिर नंबर थर्ड, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकती है। पर्सनल प्रॉब्लम्स कैसा? जैसे कि किसी को वाइसिंग प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि वो जानबूझकर गलती कर रहा हो, जैसे कि मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहा हूँ, मैं तिरछा देख रहा हूँ उसको इस तरीके से जो है, तो तिरछा देखने की वजह से जो एरर आएगा, हो सकता है कि मैं एक लाइन कम रीड करूँ या एक लाइन ज़्यादा रीड करूँ, उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। ये पैरेलैक्स यानी कि जो तिरछा देखने की वजह से जो एरर आता है उसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। हो सकता है पैरेलैक्स एरर आ जाए, तो ये जानबूझकर कर रहा है, या हो सकता है रियल में उसको कोई प्रॉब्लम हो, वाइसिंग प्रॉब्लम हो, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो, तो तब उसको जो है ना चाहते हुए भी एरर आ जाएगा। तो ये भी पर्सनल रीजन भी सिस्टमेटिक एरर के आने का कारण है। ओके, तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उनको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है। सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट का या बेटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, एकदम सही इंस्ट्रूमेंट हो। दूसरा, अपनी
परफेक्शन लाएं अपनी मेजरमेंट करने की टेक्निक में, प्रॉपर तरीके से उसको मेजरमेंट करें और इसमें केयरलेस ना हो बिल्कुल भी, यानी कि लापरवाही ना बरतें, सीरियस होकर के मेजरमेंट करें, तो आप इस एरर से आप बच सकते हो। क्लियर टू ऑल? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड एरर, रैंडम एरर। अब देखिए रैंडम एरर, नंबर सेकंड रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। अब देखिए रैंडम एरर्स क्या हो जाते हैं। देखिए रैंडम एरर्स के लिए आपका इम्परफेक्शन या आपकी पर्सनल एरर इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ही हाई क्वालिटी के वेस्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट हों और आप बिल्कुल परफेक्ट भी हों एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और आपकी कोई पर्सनल वाइसिंग प्रॉब्लम ना हो, सब तरह से तैयार हो, लेकिन क्या हो सकता है कि आप करंट मेजरमेंट कर रहे हो और वोल्टेज आपका साथ ना दे, यानी कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे बताइए? वो तो आपके हाथ में नहीं है, यानी कि डेफिनेटली वहाँ पे एरर आएगा, रैंडमली आ रहा है। या हो सकता है कि आप जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो, लेकिन ह्यूमिडिटी हो गई, एकदम से अचानक से ह्यूमिडिटी हो गई, बरसात होने लगी या अचानक से हवा चलने लगे, तो आप चाहे कर भी ट्रू रिजल्ट आप एक बार में नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये रैंडमली हो रहा है, बाई चांस हो रहा है। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं वो रैंडम एरर्स बोले जाते हैं। इनको मिनिमाइज करने का केवल एक ही तरीका है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने करंट का मेजरमेंट किया और करंट आपका फॉर एग्जांपल अलग अलग इस तरीके से आपका आता जा रहा है, इस तरीके से एम्पियर में इसका यूनिट होता है, तो एम्पियर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपका आ रहा है, कई बार आपने मेजरमेंट किया, ठीक है। तो रैंडम एरर से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लें और रीडिंग लेने के बाद जितना रीडिंग लिया हुआ उनको सबको सम कर दें, जैसे कि इसको सबको सम करके और जितनी क्वांटिटी उसका डिवाइड लगा दें, जितनी क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4 5 प्लस कर दें इन सबका जो है, ठीक है। तो यानी कि मीन फाइंड करके आप ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यही रैंडम एरर को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट कर लें और फाइंड आउट, उसका मीन फाइंड आउट कर लें, तो आपको प्रॉपर एक ट्रू रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप रैंडम एरर को हम पढ़ते हैं। और नंबर जो थर्ड है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर के बारे में आपको पता ही है, मैंने जस्ट अभी बताया था। आपको नहीं याद आ रहा हो तो फिर से पिक देख लीजिए, 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा। पिक दिखा, यानी कि अब आप क्या करें, आप इसकी थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हो, अब आपका मीटर स्केल ही कैपेबल नहीं है मेजरमेंट करने की, तो क्या करें? यानी कि ये जो एरर है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन की वजह से आती है, उसकी लिमिटेशन की वजह से आती है। इसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हायर रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज करें। क्लियर? इस तरीके से हम लिस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी तक हमने इनके बारे में डिस्कस किया जो एरर के बेसिक टर्म्स थे। नाउ अब मैथमेटिकल एनालिसिस अगर एरर का हमें करना है, क्योंकि देखिए फिजिक्स है तो डेफिनेटली मैथमेटिकल मेजरमेंट, मैथमेटिकल न्यूमरेटिव जो रिलेशन है वो हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बेसिक एरर के टर्म्स के बाद वी विल स्टडी अबाउट एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ओके, तो इन 3 एरर के बारे में हमें जनरली पढ़ना है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। तो देखिए क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग में एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। देखिए सबसे पहले देखिए आप एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जैसे अगर मुझे प्रॉपर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का मेजरमेंट करना हो, मुझे ट्रू वैल्यू ऑब्टेन करना हो, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि यू हैव टू टेक लार्ज ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आपको लेना चाहिए, इससे आप मीन निकाल करके आप बिल्कुल ट्रू वैल्यू ऑब्टेन कर सकोगे। बहुत ही बेस्ट तरीका होता है मीन वाला।
तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट न्यूमरेटिव वैल्यू ना लिखते हुए मैं कुछ वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, जिससे बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो सपोज किया मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने उसके ऑब्जर्वेशंस मेजरमेंट लिए, बहुत सारे लिए, n नंबर ऑफ लिए। तो सपोज किया पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया वो सपोज किया x1 आया, दूसरा मेरा x2 आया। ये वेरिएबल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में, इसका मतलब कोई नंबर होगा, है ना। उसके बाद x3 और सपोज के इस तरीके से आपके पास xn ऑब्जर्वेशन आपने लिए। तो बेस्ट तरीका क्या होगा ट्रू वैल्यू फाइंड करने का, इन सब का मीन फाइंड कर लिया जाए, यानी कि इनका मीन क्या निकलेगा। तो x मीन क्या होगा, या मीन को इस तरीके से वार लगा करके भी इंडिकेट करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 और मैं डॉट डॉट लगा के xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी का डिवाइड है। ये मीन निकालने का तरीका आई होप आपको पता होगा। इसको एक सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समीशन लगा के i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये लिखने का एक तरीका है सिस्टमेटिक मैथमेटिकल, यानी कि xi डिवाइडेड बाय n, यानी कि i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा, और इस तरीके से इस टर्म्स को आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये लिखने का एक तरीका है केवल, और कुछ नहीं। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब ये जो मीन वैल्यू आई, अगर मैं इस मीन वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करूं तो मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस क्या होगा, दैट डिफरेंस इज एरर, यानी कि पहले वाले मेजरमेंट में कितना एरर था। सिमिलरली इस वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करूंगा तब भी मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, तो ये बताएगा कि इसमें कितना एरर था। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, यानी कि x1 माइनस एक्स मीन, और मुझे इसका एक्चुअली केवल मैग्नीट्यूड पता करना है, मुझे पता नहीं करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड जब लिखना होता है आपको, तो आप इस तरीके से आप क्या कर देते हो, इस तरीके से आप टू ब्रैकेट लगा देते हो, जिससे आपको केवल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलता है। इसको मोड बोला जाता है इस ब्रैकेट को। क्लियर। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप सपोज बोल दीजिए डेल्टा x1, डेल्टा से इंडिकेट कर दूंगा, यानी कि आप इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो डेल्टा यानी कि जो एरर आएगा उसको मैंने सपोज किया डेल्टा, जो भी वैल्यू आए उसको मैंने डेल्टा लगा करके, ग्रीक लेटर है और इस क्वांटिटी के आगे लिख दिया उसको। ऐसे इसी तरीके से मुझे डेल्टा x2 मिल जाएगा, ठीक है, x2 माइनस एक्स मीन, और इस तरीके से आप n टाइम्स इसको लिखते जाओगे, इस तरीके से डेल्टा xn इक्वल टू xn माइनस एक्स मीन। क्लियर। तो ये जो टर्म्स हैं, जो डेल्टा आपको मिल रहे हैं, ये डेल्टा, और ये डेल्टा आप कैसे मिल रहे हैं, यानी कि आपका जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू से माइनस करने पर जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है, दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड दिस, और दिस हैज गिवन अ नेम एब्सोल्यूट एरर। यानी कि एब्सोल्यूट एरर आप नोट कर सकते हैं इसको। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से, और ट्रू वैल्यू कैसे निकाली, मीन फाइंड करके, मीन फाइंड करके ट्रू वैल्यू मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो माइनस करने पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट एरर्स हैं, बिल्कुल ट्रू एरर्स हैं। तो इस तरीके से हम एक्यूरेट एरर्स को पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब एक्यूरेट एरर के बाद हम, अब देखो ये इतने सारे एरर्स आ गए, बहुत सारे एरर्स आ गए कि हर क्वांटिटी में एरर आ गया, लेकिन इतने सारे एरर्स को फिर से मुझे एक वैल्यू फाइंड करना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन में कितना एरर था। तो फिर से मैं इन सारे एरर्स का मीन निकालूंगा, क्योंकि मुझे इसलिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा कि इतना एरर, इतना एवरेज एरर था। एवरेज को मीन भी बोला जाता है। तो इसका अगर मैं फिर से मीन निकालूंगा तो मीन निकलने पर जो रिजल्ट आएगा उसको मैं बोलूँगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मीन इसमें नहीं आता है, इसमें केवल 3 टर्म्स आते हैं, और मीन से ही रिलेटिव निकलता है और रिलेटिव से ही परसेंटेज निकलता है। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन बहुत सिंपल है, यानी कि जो आपने अभी तक ये जो फाइंड किया, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, यानी कि जो आपके एब्सोल्यूट एरर निकले उनका मीन आपको निकालना है, यानी कि डेल्टा x1 जो था उसका मोड प्लस डेल्टा x2 उसका मोड। मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है केवल आपको, साइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लेने का। डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n, और मैं इसको बोल देता हूँ डेल्टा x मीन। क्लियर। ये भी
मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे हमने पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी डेल्टा एक्स मीन आपको मिलेगा, दैट डेल्टा एक्स मीन विल बी कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बिल्कुल सारे एरर्स का मीन होगा और आपका जो ट्रू रिजल्ट होगा, आपका जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होगा मेजरमेंट का, वो एक्यूरेट मेजरमेंट आपका x इक्वल टू होगा आपका, यानी कि जो आपका x मीन निकल के आएगा उस मीन में ए वाला या तो प्लस होगा या माइनस होगा डेल्टा एक्स मीन, यानी कि ए आपके ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल की ट्रू वैल्यू का रिजल्ट होगा। यानी कि जो बिल्कुल ट्रू वैल्यू मिलेगी आपको वो एक्स मीन का, यानी कि टोटल मीन का या तो एरर के मीन जो निकलेगा, यानी कि एरर जितने सारे एरर्स का एक मीन निकलेगा वो या तो ट्रू रिजल्ट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो, है ना। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे एक्स ट्रू, यानी कि ट्रू वैल्यू होगी या तो जो है इससे छोटी होगी, यानी कि एक्स मीन प्लस डेल्टा एक्स मीन से, या इससे बड़ी होगी, यानी कि एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। ये मेरा लिखने का यहाँ पे मतलब था, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है इन दोनों के बीच में रहेगी। तो ये इसका लिखने का पर्पज होता है। जो क्लियर टू ऑल। नाउ इसके बाद हम दूसरा वाला यानी कि रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव कैसे निकालते हैं? रिलेटिव कुछ नहीं, केवल एक फ्रैक्शन निकालते हैं। जो हमारा एरर निकला उसी का हम फ्रैक्शन निकालते हैं। कैसे? देखिए, रिलेटिव एरर नंबर सेकंड, रिलेटिव एरर यानी कि इसको हम RE लिखते हैं, रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, यानी कि इट इज़ द रेशो ऑफ, नोट कर सकते हैं आप लोग, इट इज़ द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द ट्रू वैल्यूज। यानी कि जो एरर का मीन है उसके ट्रू वैल्यू के मीन के रेशो से जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिलेगी, दैट फ्रैक्शनल वैल्यू, उसका जो रिजल्ट आएगा फ्रैक्शन में, दैट रिजल्ट विल बी कॉल्ड रिलेटिव एरर। उसको रिलेटिव एरर बोला जाएगा। तो रिलेटिव एरर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई डेफिनेशन या टर्म्स नहीं है, केवल एक सिंपल सा फ्रैक्शनल वैल्यू है। परसेंटेज एरर भी इसी से निकलता है, यानी कि इसी में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें। मैं आपको बता देता हूँ लिख करके यहाँ पे, परसेंटेज एरर, यानी कि परसेंटेज एरर को हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स भी लिख देते हैं इसको हम, यानी कि कुछ नहीं है, केवल रिलेटिव एरर का परसेंटेज वैल्यू है, यानी कि डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मीन इंटू 100। यानी कि अगर इसको मैं 100 का मल्टीप्लाई करके चेंज कर दूंगा तो परसेंटेज वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसी परसेंटेज वैल्यू को मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से हम एरर्स को मैथमेटिकल तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए, कहते है ना। कैसे? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको उनका मीन निकालते हैं, फिर इंडिविजुअल मीन को इंडिविजुअल क्वांटिटी से माइनस करते हैं, फिर सब उनका मीन लेते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव परसेंटेज फाइंड कर देते हैं रेशो निकाल करके। क्लियर? तो देखिए, इसके बाद देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में एरर फाइंड किया और आपने एक ट्रू रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली आपने एक दूसरी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, उसका भी आपने ट्रू वैल्यू फाइंड किया विद एरर और उसका आपने प्रॉपर तरीके से उसको लिख लिया। लेकिन अगर आपको इन्हें कंबाइन करना हो, अगर आपके पास 2 क्वांटिटी हो, दोनों में ही एरर हो और एरर उनके साथ में लिखी हो, तो उनका हम कॉम्बिनेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें? अगर हम उन 2 क्वांटिटी का हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, पावर फैक्टर निकालना हो, तो कैसे करें? यानी कि एरर को हम सॉल्व कॉम्बिनेशन में कैसे करें? फॉर एग्जांपल मेरे को एक एरिया निकालना है, मैंने लेंथ मेजरमेंट किया, उसमें एरर आया, मैंने वो लिखा। मैंने विड्थ मेजरमेंट किया, मैंने हाइट मेजरमेंट किया, दोनों में एरर आया, वो मैंने लिखा। लेकिन अगर मुझे तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो मैक्सिमम एरर मेरा कितना आएगा, उसे मैं कैसे लिखूंगा और न्यूमेरिकल्स में उसे मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा? तो इसके लिए ये है टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एरर्स कंबाइन होते हैं और मैक्सिमम परमिसिबल एरर कैसे फाइंड की जाती है, क्योंकि एरर ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का हम कोशिश करते हैं। मिनिमम आए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए हम किस तरीके से इसको हम स्टडी करते हैं, समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ
एरर्स। देखिए सपोज किया कि देखिए सबसे इसमें आपका एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर। तो सबसे पहले हम एडिशन का देख लेते हैं। एडिशन का अगर आपने समझ लिया तो सब्ट्रैक्शन का भी आप समझ जाओ, क्योंकि वो जनरली एक ही जैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहला इसका जो पार्ट है एरर्स इन सम, डिफरेंस का भी सेम होगा तो मैं और लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ और डिफरेंस। देखिए सपोज किया आपके पास टू क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी x है, आपने एक मेजरमेंट किया वो आपका x आया और दूसरा मेजरमेंट आपका y आया। अगर इनमें एरर है तो मैं एरर को प्लस माइनस लगा के लिखूंगा इस तरीके से, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये डेल्टा x और डेल्टा y में क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि मैंने मीन निकाला था एरर का, एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, प्रॉपर एक एरर निकली थी मीन निकाल करके ऑल द एरर। तो ये वही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो क्वांटिटी हैं 1 एंड 2। अगर मुझे इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है ना, मुझे x और y को ऐड करना है, x प्लस वाई, और ऐड करने पर सपोज किया मुझे z मिल गया, कोई तीसरी क्वांटिटी मिल गई, कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज किया उसको मैं z मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में वेरिएबल की फॉर्म में इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एरर भी है तो एरर को भी मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है प्लस कर रहा हूँ मैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि मैं यहाँ पे अलग अलग लिखने वाला था, लेकिन आप चाहो तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस इसके साथ प्लस कर रहा हूँ y प्लस माइनस डेल्टा y। सपोज किया इसका जो ट्रू रिजल्ट आएगा वो सपोज किया z आएगा, और z में भी एरर का भी उसमें सॉल्यूशन होगा। सपोज किया एरर डेल्टा z मैंने मान लिया कि इनको सॉल्व करने के बाद में जो टोटल एरर होगा उसको मैंने डेल्टा जेड यहाँ पे लिख दिया, सपोज करके लिखा है ये प्लस माइनस, यानी कि सिमिलरली प्लस होगा या माइनस होगा। चलिए इनको अलग अलग कर लीजिए, x प्लस वाई, और इनको भी अलग अलग कर लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। क्लियर, z प्लस माइनस डेल्टा z। क्लियर। अब ए वाला जो z है x प्लस वाई, ए z का वैल्यू होगा, और ये जो डेल्टा z है वो इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम जो एरर होगी दैट विल बी द एल्जेब्रिकल सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर, यानी कि इंडिविजुअल एरर का एक्सपेरिमेंटल एल्जेब्रिकल सम होगी। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं था, बहुत जनरल था। यानी कि सम में जो मैक्सिमम जो एरर आती है वो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल एरर का एल्जेब्रिकल सम होती है। सिमिलर डिफरेंस में होता है, माइनस में भी सेम होगा। अगर हम डिफरेंस का देखें तो डिफरेंस के लिए देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन इंडिकेट करूँगा, नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ पर भी नेगेटिव लगाऊंगा। क्लियर। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखूँगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर सॉरी इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए ये मैंने अब क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x माइनस वाई। मुझे अब डिफरेंस निकालना दोनों क्वांटिटी का, तो x माइनस वाई यानी कि a माइनस वाई, और इस माइनस को बाहर ले लीजिए और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। क्लियर। यानी कि इसमें भी माइनस करने पर भी जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आएगी वो दोनों क्वांटिटी का मैक्सिमम केस में आपका सम ही आएगी वो, यानी कि दोनों क्वांटिटी का मैक्सिमम केस में जब मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालोगे आप तो आपको सम ही निकालना होगा। यानी कि चाहे सम हो या डिफरेंस हो, जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो आती है वो दोनों क्वांटिटी का, दोनों एरर का एल्जेब्रिकल सम ही आती है, क्योंकि आपको इसको मैक्सिमम लेना होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप सम में एरर को आप कंबाइन कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें एरर दी हुई हो और आपको सम करके एरर पूछनी हो तो डायरेक्टली आप एरर का एल्जेब्रिकल सम कर दोगे, चाहे वो डिफरेंस में हो या सम में हो, है ना। इस तरीके से आप निकालते हैं। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन में एरर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और सिमिलर सम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी
सेम फिनोमेना अप्लाई होता है लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए नंबर सेकंड, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम कोसेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कोसेंट। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन का देखिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन देखिए सपोज किया आपके पास एक क्वांटिटी है x, दूसरी क्वांटिटी है y। इसमें जो एरर है वो डेल्टा x और इसमें जो एरर वो डेल्टा y। तब मुझे सपोज किया इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज किया इसका रिजल्ट z आया मल्टीप्लाई करने के बाद xy। लेकिन अगर एरर की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा y। सिमिलरली इसमें भी एरर आएगा, उसको प्लस माइनस z यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर? चलिए अब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। क्लियर? ये आपका रिजल्ट आया ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए इसके बाद ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई वो कितने के इक्वल है, जेड के, क्योंकि एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर मुझे जेड मिलेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जेड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स। ये जो टर्म है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये एरर्स हैं, बहुत छोटी हैं, डेल्टा लगा हुआ है और इनका मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई के बाद ये और बहुत छोटी क्वांटिटी मिलेगी। तो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर दो एरर का इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा डायरेक्ट तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप। क्लियर? ये नेग्लिजिबल हैं, ना के बराबर हैं, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करने के लिए बोथ साइड आप जेड का डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन में। इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं नंबर 1 या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इक्वेशन लिख करके ही उसको इंडिकेट करो। तो डिवाइड बोथ साइड बाय जेड, इतना यहाँ पे लिखेंगे आप। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन जेड प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन जेड। तो देखिए ए 1 हो जाएगा आपका, जेड से जेड कट के 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस जेड का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लीकेशन में एक्स इंटू वाई। तो जब इसको आप एक्स इंटू वाई यहाँ पर लिखोगे, इस जेड को भी एक्स इंटू वाई लिखोगे, तो देखो ए एक्स से एक्स कट जाएगा, ए ऊपर वाला वाई से वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये 1 से 1 भी कट जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड वो कितना मिलेगा आपका, इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से भी लिख सकते हो, सीधा कर सकते हो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यानी कि आपको जो इस रिजल्ट में जो डेल्टा जेड मिल रहा है, उस डेल्टा जेड को आप निकाल भी सकते हो डायरेक्टली। आप उस डेल्टा जेड को आप जेड का इधर मल्टीप्लाई करके फाइंड भी कर सकते हो आप, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो उस एरर में उस एरर का जो रिलेटिव एरर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जो रिलेटिव एरर जो आपको मिल रहा है, दैट रिलेटिव एरर इज ऑल्सो द रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल एरर्स ऑफ द मेजरमेंट। यानी कि इंडिविजुअल जो आपने मेजरमेंट किए थे उनके रिलेटिव एरर का जो सम है वो उस ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन के रिलेटिव एरर के सम के, उनका दोनों का सम उस ओवरऑल रिलेटिव एरर के इक्वल होगा।
यानी कि इंडिविजुअल एरर का रिलेटिव एरर उस टोटल मल्टीप्लिकेशन के रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर अगर इससे निकालना हो तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा मल्टीप्लिकेशन में। इसमें फ्रैक्शन में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, रिलेटिव एरर की टर्म्स में आ रहा है। सिमिलर डिवीजन में भी होता है। तो डिवीजन में कैसे होगा, तो आप डिवीजन का देख लीजिए, आप सेम रिजल्ट आएगा डिवीजन में, क्योंकि उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव को हम नहीं लेते हैं, इसलिए सेम रिजल्ट वहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखिए नंबर 4 डिवीजन। डिवीजन के लिए देखिए डिवीजन या कोसेंट। तो देखिए इसमें आप सपोज किया, फिर से वही दो क्वांटिटी हैं एक्स वाई, इसमें एरर डेल्टा एक्स, इसमें एरर डेल्टा वाई। मुझे इनका डिवीजन निकालना है, यानी कि z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई निकालना है, लेकिन एरर है तो एरर के लिए सपोज किया z प्लस माइनस डेल्टा z, और तरीका वही, इसमें एरर है तो x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस y है तो y प्लस माइनस डेल्टा y। इस तरीके से मैं लिखूंगा, है ना। अब देखिए इसके बाद इसको ऊपर ले जाइए आप, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y की पावर -1। अब देखिए एक बाइनोमियल थ्योरम है, उस बाइनोमियल थ्योरम में उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस nx। कब? जब आपका x का वैल्यू हो 1 से छोटा हो। ये बाइनोमियल थ्योरम है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, यानी कि इस पावर का सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस बाइनोमियल थ्योरम को मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे पावर फैक्टर दिया हुआ है, इसको अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 लाना होगा। तो 1 कब आएगा? जब यहाँ पे y कॉमन ले लूँगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 1 लेके आऊँगा, जिससे मुझे ईजी हो जाए कैलकुलेशन, यानी कि मैं यहाँ पर x कॉमन ले लूँगा तो मुझे ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, है ना, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा, अंदर ले जाओगे तो सेम क्वांटिटी मिलेगी। सेम यहाँ पे y का मिल जाएगा आपको, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन वाई। क्लियर? मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर देखिए आप। तो देखिए ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने भी, थोड़ा नहीं दिया। देखो ये -1 पावर लगा है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ जब ये y भी यहाँ से बाहर आएगा तो उसके ऊपर भी -1 आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया था हमने, इसको देखिएगा गौर से। ये -1 पावर लगा है इस पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो जब इससे कोई भी टर्म बाहर आएगा तो वो भी पावर के साथ ही बाहर आएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर भी आप -1 इसको लिखेंगे इस तरीके से। जो क्लियर? तो देखिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। y को इधर ले लीजिए आप, चाहे तो अपॉन में भी लिख सकते हो आप। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जो पावर होते है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको मैं देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, तो चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी माइनस का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो माइनस को मैं ऊपर लिख दूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो ये पावर आपकी रिजॉल्व हो गई। क्लियर? अब इस एक्स अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन वाई मेरा क्या था? मेरा कोसेंट था, मेरा डिवीजन था, तो वो जेड के इक्वल था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड, इसकी जगह मैं जेड लिख रहा हूँ, और 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड, मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसका इससे करिए, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका इससे करिए। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जो भी आपको लिखना हो माइनस प्लस प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब देखिए ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल एरर है,
और उनका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी नेग्लिजिबल। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड। इस जेड को चाहो तो आप इनके नीचे भी ला सकते हो आप, अपॉन जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। सॉल्व कर लीजिए जेड अपॉन जेड, तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम वैल्यू लिखिए, मैक्सिमम के लिए प्लस लगाएंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ इसलिए मैंने एक्स पहले लिख दिया, डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू आई है पहले की तरह जो मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑप्टेन हुई थी, यानी कि जो रिजल्ट का डिवीजन का जो रिजल्ट है उसका जो फ्रैक्शनल एरर है वो इंडिविजुअल वैल्यू के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगा। क्लियर, डेल्टा जेड भी निकाल सकते हैं, जेड का इधर मल्टीप्लाई करके, और परसेंटेज में भी निकाल सकती है। तो याद रखिए फ्रैक्शन का उसका फ्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है डिवीजन का वो सेम होता है। क्लियर, इंडिविजुअल एरर के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है। क्लियर टू ऑल। चलिए इसके बाद इसमें अगर पावर में एरर देखना हो तो वो हम कैसे देखते हैं, तो उसको भी आप जल्दी से देख लीजिए। देखिए एरर्स इन पावर, नंबर 3 है एरर इन पावर। सपोज किया कोई एक क्वांटिटी है x की पावर n, जिसमें मुझे उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसमें एरर डेल्टा x है। तो सपोज किया इसका जो रिजल्ट वैल्यू है वो z आएगा, लेकिन अगर इसका मैं इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ इसको एरर के साथ, सपोज किया इसका रिजल्ट प्लस माइनस डेल्टा z आएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करिए। x बाहर निकालूंगा मैं यहाँ से, तो x की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पावर n, ये मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे बाइनोमियल थ्योरम ये वाली यहाँ पे अप्लाई करना है। पावर आ जाएगी नीचे, है ना, 1 हो गया। तो अब देखिए x का n किसके इक्वल होगा, z के इक्वल है बिना एरर का, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ z, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस n आगे आ जाएगा, तो n डेल्टा x अपॉन एक्स, और इसको नीचे ले आएंगे। तो नीचे लाने पर जो पहले की तरह यानी कि z अपॉन जेड 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपॉन एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू n डेल्टा x अपॉन एक्स। क्लियर, यानी कि अगर पावर में अगर आपको एरर निकालना हो तो पावर में जो रिलेटिव एरर निकलेगा टोटल रिजल्ट का वो इंडिविजुअल रिजल्ट के n टाइम्स रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। क्लियर, यानी कि जो पावर होगी उस वो पावर आगे आ जाएगी और उसका एरर का जो रिलेटिव एरर होगा उसके इक्वल फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर आएगा। चाहो तो इंडिविजुअल एरर भी आप डेल्टा जेड निकाल सकते हो इस जेड का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके। क्लियर, तो इस तरीके से हम पावर में इसका जो है एरर निकालते हैं। इसके बाद एक जनरल रूल आप लोग देखिए, इसी पर डिपेंडेंट है वो पावर पर। जनरल रूल क्या है वो, तो जनरल रूल को देखिए आप। जनरल रूल देखिए, अगर कोई इस तरीके से कोई क्वांटिटी दी हुई है z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इसमें अगर आपको एरर निकालना होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर ये ऊपर भी आ जाएगा, इसकी पावर माइनस भी हो जाएगी, तब भी टोटल जो रिलेटिव एरर निकलेगा उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब इससे आप डेल्टा z अपॉन जेड आप निकालोगे तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे पावर वाला, यानी कि p और डेल्टा a अपॉन ए प्लस q डेल्टा b अपॉन b और प्लस r डेल्टा सी अपॉन सी। यानी कि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यानी कि जब आप मैक्सिमम परमिसिबल एरर फाइंड करते हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पावर वाले न्यूमेरिकल का इस फॉर्मूले का यूज करके उसका रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हो, या परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें हम तो परसेंटेज एरर भी आपको मिल जाएगा।
या इंडिविजुअल एरर निकालना हो तो डायरेक्ट डेल्टा जेड भी मिल जाएगा इस क्वांटिटी का इन सब में मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हम एरर को हम कंबाइन करते हैं। तो आई होप आपने ये समझा होगा एरर के बारे में, और कोई डाउट है तो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।